हेलो बच्चों, तो आइए मैं फिर से आज एवोल्यूशन का थर्ड पार्ट लेकर आ गया हूं। आज जरा सा हम बात करते हैं इस पे। आज मैं नेचुरल सिलेक्शंस का सबसे अच्छा उदाहरण बताने वाला हूं। हाँ, आप सही देख रहे हैं, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, है ना। इंडस्ट्रियल मैलानिज्म है। विस्टर्न बुटेलेरिया नाम की ये दो कीट होती है। तितली की तरह दिखने वाली ये कीट है। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय शुरुआती दौर में जब पॉल्यूशन अधिक से अधिक नहीं थे। उस समय इन लोगों के साथ किस तरह का रेशियो था, और उसके बाद जब पॉल्यूशन बढ़ गए तब किस तरह का रेशियो था। तो चलिए हम इस पे एकदम बेहतर ढंग से बात करने वाले हैं, विस्टर्न बुटेलेरिया पे। तो आइए हम बात करते हैं। चलिए तो आइए, यहाँ पे ये इंग्लैंड की घटना है। ये लगभग 1850 में, जब हम बात करें बिफोर पॉल्यूशंस, बिफोर इंडस्ट्रियल्स, जब इंडस्ट्री वगैरह, बिफोर पॉल्यूशंस यानी कि पॉल्यूशन से पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने पॉल्यूशन नहीं था, यानी कि पॉल्यूशन फ्री एरिया था। पॉल्यूशन फ्री एरिया था, फ्री एरिया। उस समय ये जो आप विस्टर्न बुटेलेरिया नाम की दो प्रकार की ये प्रजाति थी। ये एक प्रकार की प्रजाति थी विस्टर्न बुटेलेरिया। ये कुछ इस तरह के थे, आप देख सकते हैं, है ना। ये एकदम तितली जैसी दिखने वाली एक प्रजाति थी। चलिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी ही दिखती थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा बना लूंगा। चलिए आप देख सकते हैं, इस तरह के थे। दो कलर के थे, एक डार्क कलर वाला था और एक व्हाइट कलर वाला था। डार्क कलर वाला और एक व्हाइट कलर वाला। मैं इसको जरा सा डार्क बना देता हूं। ये डार्क कलर का, गहरा डार्क कलर का था। मैं सारी कहानी बताता हूं, इसके पीछे का कहानी। ये मैंने क्या लिखा, बिफोर पॉल्यूशन, जब पॉल्यूशन यानी कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री वगैरह नहीं थे तब की कहानी मैं बता रहा हूं, ठीक है। और जब हो गया तब की मैं बात करता हूं। आज मेरा गला फंस रहा है, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो रही है। चलिए तो हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए ये सब तो होते रहेगा, बस आप लोग मेहनत करो। चलिए यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का है ना। तो अब देखिए, एक व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। तो जब, कहने का मतलब कि इंडस्ट्री इन इंग्लैंड में इंडस्ट्री वगैरह नहीं आया था, यानी कि पॉल्यूशन नहीं हुए थे, तो ये डार्क कलर वाले भी थे और व्हाइट कलर वाले भी थे, समझा तो ना। तो उस समय क्या था कि प्लांट वगैरह पे ये डार्क कलर, जो दोनों का रेशियो बराबर था, समझे। तो उस समय क्या था कि जब भी नेचुरल जो सिलेक्शंस की अगर बात हम करें ना, तो उस समय दोनों का रेशियो बराबर था। अगर मान लीजिए कि इसमें डेथ भी कर रहा था तो दोनों का रेशियो हमेशा बराबर रह रहा था। इसलिए क्योंकि जब पॉल्यूशन नहीं था, व्हाइट वाले भी बच जाते थे। चिड़िया वगैरह आती थी तो फीड करने, तो ये व्हाइट वाले भी बच जाते थे। कारण था क्योंकि आपको पता है कि लाइकेन जो होता है ना, यानी कि पॉल्यूशन फ्री वाले एरिया में उगते थे, समझा तो ना। तो ये जब भी प्लांट पे बैठ जाते थे ना लाइकेन के आसपास, तो व्हाइट कलर का पहले लाइकेन वगैरह, उस समय जब पॉल्यूशन नहीं थे तो व्हाइट कलर के लाइकेन उगा करते थे, जिसके पास ये जाकर बैठ जाते थे। तो क्या होता था, पक्षी आती थी तो पक्षी को ऐसा लगता था ये लाइकेन वगैरह है, तो कहीं ना कहीं इनकी बचाव हो जाती थी, क्योंकि वो इन्हें ढूंढ ही नहीं पाते थे, जिनसे जो पक्षी है इनको फीड नहीं कर पाते थे, खा नहीं पाते थे, बच जाते थे किसी तरह से। डार्क के साथ भी वही था, ये भी किसी प्लांट के टहनिया में जाकर बैठ जाते थे, या जिस तरह का इसका रंग था वैसे ही डाली पे, या मान लीजिए तना होता है ना, तने पे जाके बैठ जाता था, जिसके कारण चिड़िया को ये दिख नहीं पाता था। तो दोनों का रेशियो बराबर था। लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ गया, लगभग मैं ये घटना बता रहा हूं 1920 की घटना है। ये कहानी सबसे शुरुआत में जब
मैं बात कर रहा था जब पॉल्यूशंस नहीं थे, 1850 की मैं बात कर रहा हूं, पॉल्यूशंस फ्री थे, तब क्या हो रहे थे, व्हाइट कलर का लाइकेन भी उग रहा था, व्हाइट कलर। देखिए इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये एक कहानी के तौर पे ही है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। व्हाइट कलर लाइकेन, लाइकेन है ना, ग्रोथ कर रहे थे। अच्छा आपको पता होना चाहिए जो लाइकेन होता है ना, लाइकेन ये पॉल्यूशंस इंडिकेटर होता है, पॉल्यूशंस इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, पॉल्यूशंस इंडिकेटर कहा जाता है। हाँ ये पॉल्यूशंस फ्री वाले एरिया में होते हैं, जहां पे पॉल्यूशंस नहीं होते वहां पे पाए जाते हैं, पॉल्यूशन फ्री एरिया में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉल्यूशंस फ्री एरिया में पाए जाते हैं, फ्री एरिया में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि पॉल्यूशंस फ्री एरिया में कौन कौन पाए जाते हैं, समझे। अब मान लीजिए, अब मैं कहानी तब की बता रहा हूं जब ये 1850 के बाद जब 1920 के करीब में आ गए इंग्लैंड में, उस समय क्या हुआ कि अब मैं आफ्टर की बात नहीं कर रहा, अच्छा ये वाली बातें आप चाहो तो एक बार लिख लो, अब मैं आफ्टर की बात कर रहा हूं, उसके बाद यानी कि आफ्टर। अब देखिए पॉल्यूशंस है ना, आफ्टर पॉल्यूशंस है ना, पॉल्यूशंस जब आ गया तब की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इंडस्ट्रियल, आफ्टर इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियल मैनलिज्म आ गया तब देखिए इंडस्ट्री जब आ गया तब क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, जैसे ही इंडस्ट्री आया तो अचानक से पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण जो व्हाइट कलर के लाइकेन थे, अब ये वाला कारण था, ये वाला तो और प्लांट वगैरह काला हो गए, जिसके कारण अब रेशियो में बदलाव आ गई। अब पक्षी लोग क्या करते थे, पक्षी लोग से ये तो बच जाता था, बट ये व्हाइट कलर का जो है ना और दिखने लगा, क्योंकि प्लांट सब जितने भी थे पॉल्यूशन के कारण और डार्क हो गए और व्हाइट कलर वाला और दिखने लगा। पहले के समय में व्हाइट लाइकेन भी उगा करते थे, तब पॉल्यूशन बढ़ जाने के कारण अब लाइकेन वगैरह भी नहीं उग रहे थे, जिसके कारण क्या होने लगा, 1920 के दौरान जो व्हाइट कलर के ये जो मौत थे ना, विस्टर्न बुटेलेरिया वाले मौत, इनका फीड ज्यादा होने लगा, तो रेशियो देखिए अचानक से बदलने लगा। तो ये आखिर अब देखिए रेशियो में अगर बदलाव आने लगेगा तो आप समझ सकते हैं नेचुरल किसको सेलेक्ट कर रही है, नेचर के बदलाव के कारण कौन सेलेक्ट हो रहा है, नेचुरल के द्वारा। तो भाई सब सिंपल सी बात है, डार्क कलर, पहले दोनों का रेशियो बराबर था, लेकिन 1920 के दौरान देखिए बात बदल गई, ये पेड़ पौधे डार्क हो जाने के कारण ये ज्यादा बच जा रहे थे, बट ये और दिखने लगे, चिड़िया को दूर से ही दिख जाता था कि व्हाइट कलर का ये विस्टर्न बुटेलेरिया है, जाके उसको आराम से ये फीड कर पाता था, बेचारे का हानि होने लगा, कुछ ज्यादा ही फीड होने लगा। तो चलिए यहां तक की कहानी थी, ये लगभग 1920 और 1850 की कहानी है, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म की ये कहानी है। ओह चलिए, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशंस की बात करते हैं। आप देख सकते हैं डार्विन्स फिंचेस अमेजिंग सिम। देखिए एडेप्टिव रेडिएशंस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार का क्या है, डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं आप, बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, क्या है एक बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशंस का। यहां पे देख सकते हैं मैंने एक लाइन भी लिखा है बड़ा सुंदर सा, दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर्स एरिया। देखिए बड़ा अच्छा लाइन लिखे है, एडेप्टिव्स है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, एडेप्टिव से थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा मिट गया होगा, टू एडेप्टिव टू अदर एरिया ऑफ द जियोग्राफिकल हैबिटेट इज कॉल्ड द एडेप्टिव रेडिएशन। तो ध्यान रख सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का परिभाषा। चलिए डार्विन फिंचेज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब कहिएगा सर डार्विन फिंचेज क्या है, तो देखिए आपको पता है HMS बीगल शिप नाम के एक जहाज था, वो समुद्री विश्व समुद्री जहाज था, उससे सबसे पहले डार्विन साहब ने अलग अलग देशों में परिवहन किया। पहले के समय में आपको पता होना चाहिए, मैं इसको जरा रख लेता हूं, पहले के समय में क्या था कि लोग अलग अलग साधन नहीं थे दूसरे देश में जाने के लिए, कितना साधन क्या था, जलमार्ग है ना, जलमार्ग था, जलमार्ग के द्वारा वो क्या करते थे एक जगह दूसरे जगह जा सकते थे, यानी कि शिप था, जहाज था, है ना, उसमें से एक बहुत जो विश्व भ्रमण करने वाला जो जहाज था उसका नाम था HMS बीगल शिप। तो उसी से ये हमारे डार्विन साहब जो थे क्या करते थे, जाया करते थे, वो एक जगह पे गए, गैलापागोस आइलैंड पे गए, तो वो वहां पे उन्होंने क्या देखा, फिंच को देखा,
यानी कि अलग अलग पक्षी को देखा कि माने हमारे यहाँ जो पक्षी था जो शाकाहारी था, और कुछ वहां के जो पक्षी थे, है ना, वही मांसाहारी भी था, सिर भी खाया करता था, हर अलग अलग चीज खाया करता था। वहां पे उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व किया, वहां पे जो फिंच की वैरायटी थी ना, फिंच का मतलब होता है पक्षी का जो चोंच होता है ना, उसी को फिंच बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की फिंचेज देखी, तो उनके लिए ना ये एक रेडिएशन शो कर रहा था, समझ रहे बात हो ना, इसीलिए उन्होंने क्या रख दिया, एडेप्टिव रेडिएशंस, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है डार्विन फिंचेज रिप्रेजेंट और ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, इसको एकदम बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं, है ना, कि खाने के आधार पे उसका चोंच डिसाइड हो गया। कोई शाकाहारी था तो शाकाहारी का थोड़ा चोंच छोटा था, और जो मांसाहारी था फिश उसका था तो उसके लिए उसका चोंच था बड़ा था, तो उस टाइप से डिसाइडेड हुआ है। देखिए अब हम बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन को और अच्छे से समझना है तो चलिए हम मार्सुपियल के केस में समझते हैं। अब आपको मैं समझा दूं कि मार्सुपियल होता कहाँ है। देखिए मार्सुपियल उसको कहते हैं शिशुधानी वाला, यानी कि जो आपने कंगारू को देखा है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो वो उनके पास क्या होता है ना कि पाउच होते हैं, वो अपने बच्चे को ना एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो क्या करेगा, अपने थैली में, पेट के थैली में रखे रहता है और एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, मार्सुपियल, यानी कि बच्चे को अपने रखने के लिए एक थैली होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्सुपियल कहते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। मार्सुपियल रेडिएशन से देखिए इसमें कौन कौन आ जाता है, माउस भी मार्सुपियल पाया जाता है, थैलीधानी वाला माउस पाया जाएगा। उसके बाद देखिए सुगर ग्लाइडर्स भी पाया जाएगा, उड़ने वाला, समझ रहे बात हो ना, उड़ने वाला क्या है ये, ग्लाइडर्स, गिलहरी जिसको कह सकते हैं, गिलहरी की तरह है। यहाँ पे देखिए एक चीज और है, तस्मेनियन उल्फ। तस्मेनियन उल्फ किसको कहते हैं जानते हैं, एक प्रकार का भेड़िया है ना। इस सब के सब देख रहे हैं, सब के सब मार्सुपियल है, यानी कि अपने शिशुधानी वाला है, यानी कि अपने बच्चे को रखकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, समझे, उसी को मार्सुपियल। आपने कंगारू को देखा होगा, कंगारू अपने बच्चे को देखिएगा, यानी कि शिशु को रखने के लिए एक धानी होता है, उसी को शिशुधानी कहते हैं, उसको मार्सुपियल कहते हैं, हिंदी में शिशुधानी कहते हैं। चलिए बैंडेड एंटीटर्स, ये सब नाम है। देखिए यहाँ पे मार्सुपियल रैट है, ये कंगारू से तो आप एकदम परिचित, ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस है ही, है ना। ये क्या है, बैंडिकोट्स है, ये सब जीव है। कोयला है ना। तो ये सब नाम है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। मोल मार्सुपियल्स है, तो ये सारा चीज सब आप देख सकते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी में भी फिगर में बना हुआ है, तो मैंने फिगर नहीं इसका नाम लिख दिया, बस आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लासेंटल मैमेलियन की बात करेंगे। आप देखिए दो तरह के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता था, है ना, कुछ जो जीव थे वो प्लासेंटल थे, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला था वो मार्सुपियल, अभी बोले ना, उसमें शिशुधानी पाया जाता था, उसके आधार पे था। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मोल है, मोल, इसको मार्सुपियल्स मोल भी कहा जाता है। एंटीटर्स देख रहे हैं ना, नुम्बेट्स हो गया, देखिए एंटीटर में कौन आ गया, नुम्बेट्स आ गया। माउस की अगर बात करें तो माउस में भी देखिए, देखिए ए साइड वाला हम प्लासेंटल बता रहे हैं, देखिए, और वो एक साइड वाला क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और एक साइड वाला प्लासेंटल है। तो इस साइड वाला पूरा प्लासेंटल है और इस साइड वाला ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो मोल की तरह, यानी कि मोल का मतलब माउस होता है, चूहा ये कैसा है भाई, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, मार्सुपियल मोल ये कैसा, ये ऑस्ट्रेलियन है। एंटीटर्स देखिए, तो एंटीटर क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। ये देखिए नुम्बेट देख सकते हैं आप, नुम्बेट क्या, प्लासेंटल मैमेल है। माउस की भी बात कर सकते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। लिम्यूल हो गया, स्पॉटेड को, इस सब के सब देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, एक तो इस साइड में हमने लिखा है पूरा के पूरा मार्सुपियल का नाम, और इस साइड में लिखा है आपको, है ना, प्लासेंटल मैमेल्स। समझे बातों के लिए, तो आप ध्यान रख सकते हैं। स्पॉट कस्कस हो गया, फ्लाइंग्स स्क्वायर, उड़ने वाली गिलहरी हो गई, फ्लाइंग फ्लैंजेज हो गया, बोबकॉट्स हो गया, तस्मेनियन टाइगर कैट हो गया, उल्फ का देखिए यहाँ पे इसका तस्मेनियन उल्फ हो गया। तो अपोजिट है, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, मेरे विचार से आप ध्यान रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप इस सब को एक बार नहीं होता है तो लिख लीजिए अच्छे से। तो चलिए आ जाइए, अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशंस पे। किस पे, ह्यूमन इवोल्यूशंस पे। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो इवोल्यूशन है, ये कौन सी इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो मैं इस साइड में लिख देता हूं ह्यूमन इवोल्यूशंस। अब हम नीचे से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ, मैं नीचे से चलता हूं। अगर आप 15 मिलियन ईयर एगो की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इन्हें डायापिथेगस और नामापिथेगस 15 मिलियन ईयर एगो मिला था। रामापिथेगस, एकदम नाम से ही पता चल रहा है रामापिथेगस। तो रामापिथेगस
किस तरह से ये वनमानुष थे, ये एकदम इंसान की तरह दिखने वाले जीव थे, समझ रहे बात हो ना, रामापिथेगस, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, रामा। और ये ना अपराइट होकर चलते थे, जिस तरह से इंसान जाति कैसे चलता है, खड़ा होकर एकदम अपराइट होकर। तो ये देखिए बहुत छोटे थे, ज्यादा बड़ा नहीं थे, 3 या 4 फीट के थे अप्रॉक्स में। उसी लुक लाइक अ मैन की तरह दिखते थे, है ना। चलिए ये ड्रायोपिथेगस लुक लाइक एप्स की तरह थे, ये बानर थे है ना। ये लगभग 3 से 4 फीट के थे, ज्यादा नहीं थे, 3 से 4 फीट, समझे बात हो ना। देखिए यहाँ पे 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलियोपिथेगस प्रोबेबली लाइव इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड, है ना। कह रहा है 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलिया प्रोबेबली लाइव दिखा था ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रास जंगल में, घास जंगल में दिखा था। ये कौन सा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दिखा था। तो ये सारी बातें आप डेटा याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में कि हम 2 भागों में पर्सनली बांटते हैं, एक होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। तो आइए हम होमो इरेक्टस में देखिए, नाम सब तो आप देख रहे हैं, हैंडीमैन हो गया, जावा मैन हो गया, पैकिंग मैन हो गया, हैंडेल्सबर्ग हो गया, नेंडरथल हो गया, क्रो-मैग्नन मैन हो गया, मॉडर्न मैन हो गया, ये सब नाम है। अब सबका साइंटिफिक नेम दे देते हैं। हैंडीमैन को हम लोग होमो हैबिलिज कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही नाम आपके एनसीईआरटी में है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर याद रखें, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इसका नाम नहीं दिया हुआ है ना। अब इसका नाम दिया हुआ है नेंडरथल। देखिए मैं जिस पे टिक मार देता हूं ना, आप तो उसको जरूर याद रख लीजिए। काहे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में पूछे जाने का एकदम 100% चांसेस है। और यहीं से पूछा जाता है, पता है क्या पूछता है, क्रेनियल कैपेसिटी, कई बार पूछ चुका है। आपसे पूछेगा होमो हैबिलिस का बताइए, होमो इरेक्टस का बताइए, फिर नेंडरथल का बताइए, समझे। इसका देखिए क्रो-मैग्नन मैन, देखिए एनसीईआरटी में जो दिया है मैं उसी की बात कर रहा हूं, ज्यादा कर मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आप अगर इसका भी याद रख सकते हैं, होमो हैबिलिस याद रखिए। होमो हैबिलिस का कितना होता है, 650 से 800 सीसी के करीब होता है। उसके बाद 900 सीसी देख लीजिए होमो इरेक्टस, उसका नेंडरथल का 1400 सीसी होता है। और इसका देखिए मॉडर्न मैन का भाई ये 1500 सीसी के अप्रॉक्स में चला जाता है। तो अब सीसी का मतलब है क्रैनियल कैपेसिटी, है ना, ब्रेन की दिमागी क्षमता, इतना ज्यादा था, सोच सकते हैं। देख रहे हैं ना आप एक एक का। यहाँ देखिए जॉ शेप, धीरे धीरे अगर आप होमो हैबिलिस का जॉ शेप देखेंगे तो उस समय एकदम आप देखे होइएगा बानर सबका कैसा रहता है, जो बंदर सब रहता है उसका देखिए यू शेप रहता है, लेकिन हम लोग का चेहरा सब देखिए, है ना, हम लोग इंसान जाती है तो इंसान लोग का कैसा भी शेप है, भी कर्व है, यानी कि दिखने में इसीलिए तो इतना सुंदर लगता है इंसान जाति का, है ना, चेहरा। अब जानवर सबका देख लीजिए, जो पहले जो ये सब था उसका कैसा यू शेप था, तो उतना अच्छा नहीं लगता था। भी शेप आ जाने के कारण क्या, इसको ऑर्थोगेनेसिस कहते हैं। इसको देखो, सॉरी ऑर्थोगेनेसिस, प्रोगेनेथस, है ना, प्रोगेनेथस है यू शेप वाले को, ऑर्थो का मतलब भी शेप। देखिए कहां से, नेंडरथल से स्टार्ट हो गया है, समझे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस क्या यूज करना सीखा था, पहला बार टूल्स, यानी कि पत्थर से हथियार बनाकर जानवर, क्योंकि उस समय बड़ा ही खूंखार जानवर सब था, बेचारा इंसान जाति पे कभी भी हमला कर देता था, तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई हथियार तो होना चाहिए ना। तो हथियार था टूल्स, स्टोन था, तो उससे वो अपने आप को प्रोटेक्शन करता था। अब लास्ट में उन्होंने क्या सीख लिया, जावा मैन आग जलाना सीख लिया, है ना। शुरू में क्या करते थे, वैसे ही कच्चे मांस खा लिया करते थे, लेकिन जब उन्होंने आग जलाना सीख लिया तो वो उसको जलाकर खाते थे, तो उनको और अच्छा लगता, स्वादिष्ट लगता था। कैनाबोलिज्म का मतलब होता है कि वो अपने भी लोगों को कभी कभी जब मर जाते थे तो उसको भी खा जाता था, समझे बात को कि नहीं। तो ये उनमें कहने का मतलब ये चीज उतनी अच्छी नहीं थी, बाद में उनमें ये दयावान वाली चीजें आई, समझे। उससे पहले लोग क्या करते थे कि जब भी कोई मर जाता था उसको भी खा जाते थे। तो इसी कंडीशन को कहते हैं कैनाबोलिज्म। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, लगभग जब क्रो-मैग्नन मैन, समझ रहे बात तो कि नहीं, यानी कि होमो, इस समय से वो अपने जो आदमी इर्द गिर्द मरते थे तो उनको उसने दफनाना सीख लिया, बुरियल करना यानी कि दफनाना, है ना। अब वो ये समझने लगे क्या, नहीं अपने लोग को ना खाना ये अच्छी बात नहीं है, है ना। तो वो क्या करने लगे, दफनाना, यानी कि इनमें थोड़ी सी क्या आ गई, दयानता आ गई, समझ बात हो ना। उस समय तक क्या था, ये एकदम राक्षस की तरह बिहेव करते थे, बाद में लोगों को समझ में आया नहीं ये गलत बात है, तो उनको वो दफनाने लगे। क्या है, पेंटिंग्स, उसके बाद वो क्या करने, मॉडर्न मैन, है ना, पेंटिंग, एग्रीकल्चर, इस सब से जुड़ गए, है ना। देख सकते हैं आप मॉडर्न मैन तो अभी के समय का अब होमो सेपियन हो गया और एक्स्ट्रा माइंडेड हो गया है। चलिए, तो ये सारे के सारे ह्यूमन इवोल्यूशंस है। आप मेरे विचार से इस डेटा का तो शॉर्ट स्क्रीन जरूर ही ले ले, क्योंकि ये क्रेनियल कैपेसिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद। चलिए यहाँ तक का पूरा चीज था, मैंने बता दिया। चलिए ओके, धन्यवाद।